Hello friends, welcome back in my YouTube channel V Academy. Today we are going to discuss about rabies. Rabies has a major importance in medical science. So चलें स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है वो है रेबीज़. आज हम पढ़ेंगे रेबीज़ के बारे में कि रेबीज़ क्या होती है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, उसकी ट्रांसमिशन क्या होती है, उसके क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट या वैक्सीन क्या होती है. ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल साइंस में बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है और एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रू फॉल्स में इन सब में ये इम्पॉर्टेंट है. सब में आता है रेबीज़ के बारे में. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेबीज़ होती क्या है. रेबीज़ जो होती है वो एक वायरस होती है जो हमें किसी रैबिट एनिमल के बाइट करने से होती है. ये इसका इंट्रोडक्शन याद रखना है और मैंने ये इनकी 5-6 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में लिखी हैं. वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स और सब्जेक्टिव मेन पॉइंट से भी काम आएंगी. सबसे पहले कि रेबीज़ जो है रैबिट एनिमल के बाइट करने से होती है. उसके बाद याद रखना है कि जो रेबीज़ है वो लैटिन वर्ड है. यहाँ भी आता है नॉट अ ग्रीक वर्ड. रेबीज़ इज़ अ लैटिन वर्ड जिसकी माना है मेडनेस. मेडनेस हम कहते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या पागलपन को. और हमारी रेबीज़ जो है वो वायरल इन्फेक्शन होती है जो हमारी इफेक्ट करती है सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को बाउंड करता है, जिसमें वो नर्व्स सिग्नल्स न्यूरॉन्स वगैरह ये ट्रांसमिट करता है. सीएनएस हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम. रेबीज़ वायरस जो है वो डायरेक्ट हमारे सीएनएस को इफेक्ट करती है. ये मेन पॉइंट है. और उसके बाद जो है ये लैटिन वर्ड है. और दूसरी पॉइंट है ये है कि रेबीज़ की कि ये जो है ये जीनस लीजा वायरस से रिलेटेड है. इसका जो जीनस है रेबीज़ का वो है लीजा वायरस. और इसकी फैमिली जो है वो है रेब्डोवेरिडाई. ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है. और रेबीज़ की शेप कौन सी होती है ये भी बहुत एग्जाम में आता है. तो वो उसकी शेप जो होती है वो बुलेट शेप की होती है. बुलेट शेप की रेबीज़ की शेप होती है. उसके बाद जो रेबीज़ एनिमल से मतलब डॉग से हमें बाइट करता है और ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है, वो 95% जो हमारे केसेस होते हैं वो यही होते हैं कि जो हम ह्यूमंस में रेबीज़ होती है वो डॉग के काटने से होती है, डॉग के बाइट से होती है 95%. बकाया जो 5% रहते हैं वो रिकॉन्स, जैकल्स, बैट्स वगैरह वहाँ से हमें ट्रांसमिट होती है. मतलब 95% डॉग के बाइट से रेबीज़ ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है. उसके बाद ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में हर साल कितने पीपल्स जो हैं वो डेथ करते हैं ड्यू टू रेबीज़. तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है 4000 से 5000 पीपल डाई ड्यू टू रेबीज़ एवरी ईयर इन पाकिस्तान. हर साल पाकिस्तान में पीपल जो हैं वो डाई करते हैं रेबीज़ से 4 से 5000 पीपल. ये भी इम्पॉर्टेंट है. फिल इन द ब्लैंक्स में भी बहुत बार आता है. उसके बाद जो मेन पॉइंट है कि रेबीज़ का कौन सा डे मनाते हैं हम हर साल. 28 सितंबर को हम हर साल रेबीज़ का डे पूरी दुनिया में मनाते हैं, रेबीज़ डे. यह था इंट्रोडक्शन रेबीज़ का. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेबीज़ ट्रांसमिट कैसे होती है. तो मैंने यहाँ लिखा है कि रेबीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है थ्रू सिलेविया ऑफ रेबिट एनिमल. जैसे ही हमें कोई रेबिट एनिमल फॉर सपोज कोई डॉग हमें जैसे बाइट करेगा तो उसकी सिलेविया से वो हमारे मसल्स में, हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होगी. ये इसकी मेजर रूट है ट्रांसमिशन का. एरोसोल भी ट्रांसमिशन है इसकी, मगर वो रेयर केस है. मगर डायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रू सिलेविया हमारे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट होती है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल. ये इसकी ट्रांसमिशन है. उसके बाद आती है पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस का मेजर रोल है. यह भी आती है मतलब क्वेश्चन में आता है कि रेबीज़ लेके और रेबीज़ की पैथोजेनेसिस बयान करें. यह भी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेट लगती है पीपल्स को, मगर मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है कि पैथोजेनेसिस की पहले तो माना ये होती है कि वायरस या कोई भी डिजीज़ है उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, मतलब वो कौन कौन सी स्टेज से गुजर रही है, तो उसे हम कहते हैं पैथोजेनेसिस, मतलब उसकी डेवलपमेंट. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेबीज़ की डेवलपमेंट कैसे हो रही है. सबसे पहले वायरस एंटर होगा थ्रू बाइट. मतलब जैसे हमें एनिमल ने बाइट किया तो वो वायरस जो है वो हमारी बॉडी में एंटर होगा. पहली पॉइंट ये है. उसके बाद जो वायरस है वो हमारी मसल्स में रिप्लिकेट करेगी. जो वायरस डॉग के बाइट से आई हमारी एंटर हुई बॉडी में, उसके बाद वो हमारी डायरेक्ट मसल्स में रिप्लिकेट करेगी. उसके बाद जो वायरस है हमारी इन्फेक्ट करेगी नर्व्स को इन्फेक्ट करेगी. उसके बाद वायरस जो है हमारे स्पाइनल कार्ड में रिप्लिकेट करेगी. स्पाइनल कार्ड में रिप्लिकेट करने के बाद जो वायरस है डायरेक्ट हमारे ब्रेन को इन्फेक्ट करेगी, ब्रेन तक जाकर पहुंचेगी. ब्रेन के बाद जो वायरस है वो ट्रेवल करेगी थ्रू अदर टिश्यू, जिसमें लिवर आ गया, किडनी आ गया, स्प्लीन आ गया, थाइमस आ गया, टोटली जो भी हमारे आर्गन है बॉडी के
वहाँ पे ब्रेन के बाद वायरस हमारे पूरी बॉडी में फैल जाएगी और हम रेबीज़ का शिकार हो चुके होंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे रेबीज़ की क्लिनिकल साइंस और क्लिनिकल फॉर्म्स। क्लिनिकल साइंस को पढ़ने के लिए हमें 2 फॉर्म्स पढ़ने होंगे। 2 फॉर्म्स भी मेजर एग्जाम में आता है कि रेबीज़ के फॉर्म्स लिखें, कौन कौन से 2 फॉर्म्स हैं। तो क्लिनिकल फॉर्म साइंस भी इसमें क्लियर हो जाएंगी और 2 फॉर्म्स भी हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले 2 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं रेबीज़ के? एक होता है फ्यूरस फॉर्म और दूसरा होता है पैरालिटिक फॉर्म, जिसे हम डम फॉर्म भी कहते हैं। फ्यूरस फॉर्म जो होता है, फ्यूरस फॉर्म फर्स्ट साइंस होती हैं कि मतलब क्लिनिकल साइंस जो आती हैं वो फ्यूरस फॉर्म में आती हैं रेबीज़ की। इसमें क्या होता है कि जो हम ह्यूमन होता है वो रेस्टलेस हो जाता है, मतलब एक जगह पे बैठता नहीं है, इधर भागेगा उधर भागेगा, मतलब एक जगह पे उसे आराम नहीं आएगा। और उसके साथ साथ उसे फीवर होगा, हेडेक भी होगा। और दूसरी बात जो होती है, मेन पॉइंट होती है इस क्लिनिकल साइंस में रेबीज़ के फ्यूरस फॉर्म में, वो होती है एरोफोबिया हो जाता है ह्यूमन जो है ना, एरोफोबिया उसे होती है। एरोफोबिया कहते हैं हम फियर ऑफ एयर, मतलब वो एयर से भी डरेगा। उसके बाद सिलेविया डिस्चार्ज होगी माउथ से इस फ्यूरस फॉर्म में। उसके बाद हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर को बोलते हैं, मतलब उसे पानी से बहुत डर लगेगा। ये फ्यूरस फॉर्म की क्लिनिकल साइंस है। दूसरी है पैरालिटिक फॉर्म रेबीज़ की, जैसे डम फॉर्म भी हम कह सकते हैं। इसका नाम से ही जाहिर है कि पैरालिटिक फॉर्म मतलब पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस में जो ह्यूमन होगा उसकी आइज़ जो है पैरालिसिस हो जाएंगी, फेस, टंग एंड थ्रोट। जो पेशेंट होगा वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, या हार्ट फेल्यूर। जाहिर सी बात है, रिस्पायरेशन सही नहीं होगी, हर चीज़ पैरालिसिस हो जाएगी बॉडी की, तो उसकी रिस्पायरेशन बंद हो जाएगी, सीज हो जाएगी। रिस्पायरेशन के बाद उसकी जो हार्ट है वो भी काम करना छोड़ देगी, और वो पैरालिटिक फॉर्म में हम कहेंगे कि ये जो ह्यूमन की डेथ हुई है वो पैरालिटिक फॉर्म ऑफ रेबीज़ से हुई है। मतलब उसकी साइंस जो है वो पैरालिटिक फॉर्म से रिलेटेड कर रही हैं। ये 2 फॉर्म थे, क्लिनिकल साइंस थी, और 2 फॉर्म थे रेबीज़ के। उसके बाद हम ट्रीटमेंट कौन सा देते हैं? अभी जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट एड है, जो हमें इमीडिएट अब्रप्टली देना होता है रेबीज़ में, उसे हम कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लेक्सिस, PEP जिसे हम कहते हैं। ये इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है। जैसे हमें अगर एनिमल बाइट करता है ह्यूमन को, रेबीज़ रेबिड एनिमल है, उसे हमें पता है कि ये डॉग में रेबीज़ है या हमें महसूस होता है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें वाउंड होगा ना उससे हम जल्द से जल्द कंसिस्टेंटली साफ़ करेंगे, वॉश करते रहेंगे। कैसे वॉश करेंगे? ज़ेफ्रीन सॉल्यूशन आता है एक सोप में, उसी सोप से हम उसे धोते रहेंगे। हर 15 मिनट बाद 15 मिनट धोएंगे, फिर 15 मिनट का गैप करके फिर उसे धोएंगे। क्यों धोएंगे? कि उसकी जो वायरस के शेड्स हैं वो हमारे CNS तक ना पहुँचे। अगर वो वायरस हमारी ब्रेन तक पहुँच गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच गई, तो फिर हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमारी पूरी बॉडी में हम पैथोजेनेसिस में पड़ गया है कि ब्रेन के बाद वो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाती है, फिर हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर जो हम होंगे, ह्यूमन होगा, जो पेशेंट होगा, वो मैडनेस हो जाएगा, पागल हो जाएगा, फिर उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। इसलिए जैसे अगर बाइट करता है तो उसका फर्स्ट एड में ट्रीटमेंट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लेक्सिस आता है। ये इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है। इससे हम वाउंड को वॉश करते रहते हैं हर 15 मिनट बाद ज़ेफ्रीन सॉल्यूशन से। ये मेजर ट्रीटमेंट है रेबीज़ का। उसके बाद वैक्सीन कैसे होती है? वैक्सीनेशन का शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ। इसके 3 डोज होते हैं रेबीज़ वायरस की वैक्सीन के। कैसे डोज होते हैं? पहला तो अप्रोप्रिएट होता है, जैसे हमने एनिमल ने बाइट किया, हमें पता चला कि एनिमल ने हमें बाइट किया है, तो हम हॉस्पिटल जाके पहला डोज लगवाएंगे। और दूसरा डोज हम लगवाते हैं पहले डोज के 7 दिन बाद, 7 दिन बाद आफ्टर फर्स्ट डोज। उसके बाद जो तीसरा डोज होता है वो 21 डेज, मतलब 21 डेज आफ्टर फर्स्ट डोज, मतलब पहले डोज के 21 दिन बाद हम थर्ड डोज लगवाते हैं। और बूस्टर डोज भी इसमें लगता है रेबीज़ में, जो हमें 1 साल बाद लगाना होता है। और दूसरा बूस्टर डोज भी होता है जो 2.5 से 5 साल के बाद भी हम लगा सकते हैं, ताकि हमें रेबीज़ ना हो, क्योंकि रेबीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो सेवरल वीक्स या सेवरल मंथ तक हो सकता है। वो कभी भी अपने क्लिनिकल साइंस दिखा सकती है, मतलब ह्यूमन को इफेक्ट कर सकती है। इसलिए हमें ख्याल रखना है और वैक्सीन प्रॉपर करवानी है। सो आज का ये टॉपिक था रेबीज़। इंशाल्लाह अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई अलग टॉपिक के साथ आएंगे। शुक्रिया।